Hello friends, I am Anit Pendari. I once again welcome you to this second part of theory of first unit of engineering mechanics जो once again group A का subject है. Today in this video which is mainly focused on theoretical parts of first unit, पहले यूनिट का जो थेरोटिकल पार्ट है उस पे ये टोटली फोकस्ड है और इसमें अपन आज देखेंगे रिजल्टेंट ऑफ फोर्स सिस्टम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस, लॉ ऑफ पॉलीगॉन ऑफ फोर्सेस, इक्विलिब्रियम, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स along with its characteristics, couple and its characteristics. Remember, the initial video before this was on initial part of this theory. Those who are not referred that, refer it first. अब उसको आगे ले जाके रिजल्टेंट ऑफ फोर्स सिस्टम से शुरू करते कि रिजल्टेंट ऑफ फोर्स सिस्टम क्या होता है. तो इफ नंबर ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग एट अ पॉइंट then it is possible to find out one single force which would represent all the forces without changing the net effect acting on the body. This force will have the same effect as that of all forces acting on the body and is called as resultant force. The process is called as composition of forces or compounding of forces. एक बेस्ट एग्जाम्पल मैं बोलता हूं हमेशा कि नंबर ऑफ फोर्सेस को 4-5 फोर्सेस को एक अकेले फोर्स में कन्वर्ट करने की मेथड यानी रिजल्टेंट ऑफ फोर्स सिस्टम निकालना, कंपाउंडिंग ऑफ फोर्स सिस्टम करना, कंपोजिशन ऑफ फोर्स सिस्टम करना. एग्जाम का आपका जो रिजल्ट है वो इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है. आप एग्जाम में 4-5 सब्जेक्ट्स देते हो, हर एक सब्जेक्ट्स में अलग अलग मार्क आते हैं और फाइनली वो 5 सब्जेक्ट को कंबाइन करके जो एक चीज बनती है दैट इज रिजल्ट. वो रिजल्ट एग्जैक्टली उन 5 सब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करता, उन 5 सब्जेक्ट को फोकस करता. वो 5 सब्जेक्ट का जो भी एवरेज आएगा, जो भी बरोबर उन 5 में जो मिला होगा वही इधर दिखता है. तो रिजल्टेंट इज नथिंग बट कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस, कंपाउंडिंग ऑफ फोर्सेस. फर्स्ट लॉ इन दिस इज लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस. If two forces they are acting at a point and are represented by adjacent sides of triangle in magnitude and direction in order, then the resultant is given by the closing side of triangle representing magnitude and direction but taken in opposite order. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. देखो, अगर दो फोर्सेस P और Q O पॉइंट पर एक्ट हो रहे हैं, उनके बीच का एंगल कुछ अल्फा है, तो अपन P को रिप्रेजेंट करेंगे, P के एंड पॉइंट से Q को रिप्रेजेंट करेंगे और जिस सेंस में अपन जा रहे थे एग्जैक्टली उसके अपोजिट सेंस में जाएंगे टू रिप्रेजेंट R. R क्या है? तो आपका रिजल्टेंट फोर्स. उस लेंथ को गिन लो, कन्वर्ट कर दो इन एंड विल हैव द सेम डायरेक्शन. द सेकंड लॉ is law of parallelogram of forces. If two forces are acting at a point and are represented by adjacent sides of parallelogram in magnitude and direction, then the resultant is given by the diagonal of parallelogram passing through their point of intersection representing magnitude and direction. See, if these two forces P and Q they are acting at point O और उनके बीच का एंगल कुछ अल्फा है, तो अगर ये दो फोर्सेस P और Q को कंसीडर करते हैं जो O पॉइंट पर एक्ट हो रहे, अब इन दो फोर्सेस को अपन पैरेललोग्राम की साइड्स OA और OC से रिप्रेजेंट कर देंगे. अगर इन साइड्स को P और Q को OA और OC से रिप्रेजेंट कर दिया और पैरेललोग्राम OABC कंप्लीट किया, तो ये जो डायगोनल OB है दैट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस. ये डायगोनल वही चाहिए जो वो दो फोर्सेस के पॉइंट ऑफ एक्शन से, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होता हो, वही डायगोनल अपने को चाहिए. AC डायगोनल नहीं चाहिए क्योंकि AC में से ना तो A पर ना तो C पर कहीं कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा था. फोर्स एक्ट हो रहा था O से, तो O से जो डायगोनल निकलता वो अपने को चाहिए. इसका एनालिटिकल एक्सप्लेनेशन अगर अपने को तो देखना है तो यही वो फिगर है जिसमें OA और OC P और Q को रिप्रेजेंट कर रहे हैं
और OB जो है वो रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। उस OA को एक्सटेंड कर दिया डॉटेड लाइन से और BD परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दी, तो जो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा ODB या OBD, उसमें हाइपोटेनस बन रहा आपका OB, तो OB का स्क्वायर होगा OD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। ये OA जो है वो अपना P था, OC के बरोबर AB होगा, और AB के अगर अपन ने फोर्स को रिजॉल्व करके कंपोनेंट बनाए तो AD बनेगा आपका Q cos अल्फा, और BD जो है वो हो जाएगा Q sin अल्फा। देखो, एक फोर्स के कंपोनेंट्स कैसे बनाना, रिजॉल्व कैसे करना, इस पर एक स्पेशल वीडियो है मेरा यूट्यूब चैनल पर, या तो आप उसको रेफर करो, या पहले पार्ट की थ्योरी का जो लास्ट पार्ट है उसमें भी मैंने रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स बताया है, उसको भी आप रेफर कर सकते। अगर आर स्क्वेयर, OB अपना आर स्क्वेयर था, OA वॉज P, AD वॉज Q cos अल्फा, तो P प्लस Q cos अल्फा होल स्क्वायर प्लस Q sin अल्फा होल स्क्वायर, ये P प्लस Q cos अल्फा होल स्क्वायर जो है वो बनेगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस ट्वाइस PQ cos स्क्वायर अल्फा प्लस Q स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा। तो Q स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस Q स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा होता है Q स्क्वायर, तो उस Q स्क्वायर को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है, R को अंडर रूट में डाल दिया है सो एज टू गेट R स्क्वायर से R, और अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस ट्वाइस PQ cos अल्फा इज द रिजल्टेंट ऑफ दोस टू फोर्सेस एनालिटिकली। ग्राफिकली तो आप पैरेललोग्राम बना लोगे, पर अगर बिना पैरेललोग्राम बनाए अपने को सॉल्व करना है, तो अगर P और Q दोनों की वैल्यू पता हो, उनके बीच का एंगल पता हो, तो डायरेक्टली आप फॉर्मूला लगा सकते हैं कि R इज अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस ट्वाइस PQ cos अल्फा। फिर वही ट्राइंगल OBD में, क्योंकि फोर्स को डिफाइन करने को अपन ने पहले वीडियो में देखा था कि फोर्स को डिफाइन करने को चार चीजें लगती, एक उसका मैग्नीट्यूड, तो R जो लेंथ है वो देगी मैग्नीट्यूड, O है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, अब उसकी डायरेक्शन भी चाहिए, तो इन ट्राइंगल OBD tan थीटा होगा अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट साइड है आपकी BD, एडजेसेंट साइड है OD, BD की वैल्यू थी Q sin अल्फा, OD की वैल्यू थी एक्चुअली OA प्लस AD के हिसाब से P प्लस Q cos अल्फा, और इसलिए थीटा का फॉर्मूला बनता Q tan इनवर्स ऑफ Q sin अल्फा अपॉन P प्लस Q cos अल्फा। लेट अस मूव फर्दर टू लिटिल बिट, ये MCQ पेपर रिगार्डिंग थोड़ा फोकस कर दिया है मैंने स्टैंडर्ड डिडक्शंस लेकर, कि अगर ये दो फोर्सेस P और Q कोलिनियर हो, दोनों एक लाइन में हो जाए, तो अल्फा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी, और अगर अल्फा 0 हो तो वी नो cos 0 इज 1, तो R होगा अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस ट्वाइस PQ, यानी अंडर रूट ऑफ P प्लस Q होल स्क्वायर, सो इट इज सिंपल एडिशन ऑफ दोस टू फोर्सेस P एंड Q। थीटा क्या बनेगा, तो tan इनवर्स ऑफ Q sin 0, एनीथिंग sin 0 इज 0, सो tan इनवर्स ऑफ 0 इज नथिंग बट 2 डिग्री, इसका मतलब रिजल्टेंट भी उसी लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग रहेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। अगर ये दो फोर्सेस P और Q एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो जाए तो अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री आती है, उस केस में R क्या बनेगा आपका, तो अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस ट्वाइस PQ cos 90, we know cos 90 is 0, so it will be simply under root of P square plus Q square। उसी तरह tan इनवर्स ऑफ P by Q या Q by P कुछ भी हो सकता है, प्रोवाइडेड थीटा के साथ जो एडजेसेंट है वो बेसमेंट में होना और अपोजिट साइड जो है वो न्यूमरेटर में होना। थीटा होगा tan इनवर्स ऑफ P by Q लिखते हो तो थीटा रिजल्टेंट का एंगल Q के साथ होगा। अगर थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ Q by P कोई लिखता है तो उस केस में एंगल P के साथ रहेगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच यू शुड रिमेंबर। एक लास्ट पार्ट कि अगर दो फोर्सेस से ज्यादा फोर्सेस एक जगह एक्ट होते हो तो फिर उसके लिए लॉ ऑफ पॉलीगॉन ऑफ फोर्सेस था कि इफ नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस दे आर एक्टिंग एट अ पॉइंट एंड आर रिप्रेजेंटेड बाय साइड्स ऑफ पॉलीगॉन in magnitude and direction in a order, then the resultant is given by the closing side of polygon representing magnitude and direction taken in opposite order.
सब कुछ लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस की तरह है, ट्रायंगल में दो थे, यहाँ दो से ज्यादा फोर्सेस होंगे, बस इतना याद रखना है। देखो P, Q, S और T, ये चार फोर्सेस O पॉइंट पर एक्ट हो रहे हैं। पहले P को रिप्रेजेंट किया, फिर उसके बाद P के एंड पॉइंट से Q को रिप्रेजेंट किया, Q के एंड से S को, S के एंड से T को। ना उनका मैग्नीट्यूड बदला, ना उनकी डायरेक्शन बदली, तो जो रिजल्टेंट बना वो अपोजिट ऑर्डर में लिया, ज्वाइनिंग द इनिशियल पॉइंट ऑफ P एंड टर्मिनेटिंग पॉइंट ऑफ T। T का एंड पॉइंट और P का स्टार्ट पॉइंट तो जो था उसको जो ज्वाइन करेगा वो अपना रिजल्टेंट बनेगा। दैट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ दीज फोर फोर्सेस। ये है लॉ ऑफ पॉलीगॉन ऑफ फोर्सेस। नेक्स्ट कंसेप्ट दैट वी डू कम अक्रॉस इज इक्विलिब्रियम। बेसिकली इक्विलिब्रियम क्या है? तो इट इज टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू मेंटेन इट्स स्टेट इवन ऑन एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। अगर कोई फोर्स बॉडी पर एक्ट नहीं होता और बॉडी अपनी स्टेट मेंटेन करती है तो वो इनर्शिया होता। लेकिन फोर्स एक्ट करने के बाद भी अपनी पोजीशन मेंटेन करके रखना इज इक्विलिब्रियम। और ऐसा करने के लिए बॉडी को खुद होके एक फोर्स जनरेट करना पड़ता है, जिसका मैग्नीट्यूड तो रिजल्टेंट फोर्स के बरोबर रहता, डायरेक्शन अपोजिट रहती, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर जाते, रिजल्टेंट एज वेल एज दैट फोर्स जनरेटेड बाय द बॉडी, जिसको अपन इक्विलिब्रियंट बोलते, और फिर मेंटेन होती, उस स्टेट को अपन बोलेंगे इक्विलिब्रियम। मूविंग नाउ we will be discussing three basic principles of mechanics. First one is principle of transmissibility of force. It states that effect of external force acting on rigid body remains unchanged if its point of application is changed along its line of action. किसी भी एक्सटर्नल फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को यदि उसके लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग आगे पीछे करते हैं तो इफेक्ट नहीं बदलता, इफेक्ट वही रहता। टेक दिस इज एन एग्जांपल। ये कोई रिजिड बॉडी है, इस रिजिड बॉडी पर F ये जो फोर्स एक्ट हो रहा, इसके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को देखो, यहां पर वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, उसको मैंने सामने वाले साइड पे शिफ्ट कर दिया, इफेक्ट नहीं बदला, इफेक्ट सेम रहा। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स। इट स्टेट्स दैट द इफेक्ट ऑफ एनी फोर्स सिस्टम, कोई भी फोर्स सिस्टम acting on a rigid body remains unchanged if any other force system which is already in equilibrium is either added or subtracted to the previous force system. अगर कोई फोर्स सिस्टम को, समझो 5 न्यूटन इस बॉडी पर एक्ट हो रहा, इस फोर्स सिस्टम को मैं दूसरी फोर्स सिस्टम जो पहले से बैलेंस्ड है, जो पहले से इक्विलिब्रियम में है, ऐड करता हूं, 10-10 न्यूटन दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, ऐसी फोर्स सिस्टम को अगर ऐड करता हूं तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे हो जाते 10 + 5 15 न्यूटन, राइट हैंड साइड से 10 न्यूटन। इफेक्ट लेकिन वही है, इफेक्ट नहीं बदला, इफेक्ट वही होगा जो 5 न्यूटन का हो रहा था। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स। एंड द थर्ड प्रिंसिपल इज principle of physical independence of force. What this principle states is, when number of forces are acting on a body, then each force will produce the same effect which it would have done while acting alone. जब किसी एक बॉडी पर नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट होते हैं तो सब फोर्सेस मिला के इफेक्ट बढ़ेगा, पर उस बढ़े हुए इफेक्ट में हर एक का कंट्रीब्यूशन उतना ही रहेगा जितना जब वो अकेला रहता तो करता। 3 फोर्सेस है तो तीनों का इफेक्ट ज्यादा होगा, पर उस टोटल इफेक्ट में ईच वन विल कंट्रीब्यूट ओनली दैट मच which it would have done while acting alone. Remember one thing, just like we have videos of engineering mechanics on my YouTube channel, Aneet Pendari's YouTube channel, you can also watch out for video of computer programming of first unit on the same YouTube channel, which will be released out somewhere within 2 to 3 days. Watch out for that video
of CP also. That will be also helpful to you. अब आते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स पर. मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है? तो द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रोटेट अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट with certain fixed distance because of application of external force is called as moment of force. किसी भी बॉडी की टेंडेंसी किसी एक फिक्स पॉइंट के अबाउट रोटेट होने की एक फिक्स डिस्टेंस के साथ बिकॉज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज मोमेंट ऑफ फोर्स. जिस फिक्स पॉइंट के अबाउट बॉडी रोटेट होती है उसको बोलते हैं मोमेंट सेंटर, और जिस फिक्स डिस्टेंस से रोटेट होती है उसको बोलते हैं मोमेंट आर्म. आपने 12th में पढ़ा होगा, 11th में पढ़ा होगा फिजिक्स में कि मोमेंट या टॉर्क क्या रहता, तो इट इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और परपेंडिकुलर डिस्टेंस. परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही हमेशा शॉर्टेस्ट रहता है. मैथमेटिकली m इज इक्वल टू एफ इंटू डी. फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर, इसलिए ऐसा यूनिट बना न्यूटन मीटर. फोर्स का यूनिट डाइन, डिस्टेंस का सेंटीमीटर, इसलिए CGS यूनिट बना डाइन सेंटीमीटर. मूविंग अ बिट फर्दर, we'll discuss now types of moment. There are basically two types of moment. पहला clockwise. अगर फोर्स लगने के बाद किसी बॉडी को टेंडेंसी है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने की किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट. सी दिस फोर्स F is applied on that red body and it starts rotating about that fixed center of that circular path in clockwise pattern, then it is clockwise moment. It is normally taken as positive. We will always take it as positive. फॉर्मूला वही होगा m is equal to f into d. जबकि अगर बिकॉज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होने की टेंडेंसी है ना, 3 6 9 12 हो तो क्लॉकवाइज, अपोजिट यानी क्या 3 12 9 6 डायरेक्शन में घूमने की टेंडेंसी हो तो उसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट. यहां पर ये फोर्स F के वजह से इट इज ट्राइंग टू रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज फैशन. एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को अपन निगेटिव लेंगे, फॉर्मूला होगा माइनस एफ इंटू डी. इसके बाद जो लास्ट पार्ट वी आर गोइंग टू हैव बिफोर कपल इज कैरेक्टरिस्टिक्स. कैरेक्टरिस्टिक्स यानी यही चीजें जो अभी अपन ने देखी. पहला डेफिनेशन है उसका कि इट इज टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रोटेट अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट विथ सर्टेन फिक्स्ड डिस्टेंस बिकॉज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स. It is product of magnitude of force and shortest distance. दो तरह के मोमेंट रहते, क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेते, एंटी क्लॉकवाइज को अपन निगेटिव लेते. चौथी कैरेक्टरिस्टिक एक नहीं है कि अगर कोई बॉडी मोमेंट के वजह से रोटेट होती है और उसका रोटेशन बंद करना है तो एक दूसरा मोमेंट लगाना है अपोजिट डायरेक्शन में so as to stop that particular moment, so as to balance it. ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, पूछे जाता. एक लास्ट पार्ट इज कपल. अ कपल इज अ पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस. पहले थ्योरी वीडियो में मैंने बोला था कि टाइप्स ऑफ पैरेलल फोर्स सिस्टम में इक्वल और अनलाइक, इक्वल और लाइक, इक्वल एंड अनलाइक की तरह अनइक्वल एंड लाइक. तो यहाँ पर इक्वल और अनलाइक की पेयर होती है. इक्वल यानी मैग्नीट्यूड सेम, अनलाइक यानी डायरेक्शन अपोजिट. कपल है, पैरेलल है यानी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अलग अलग रहेगा. इसका भी मैग्नीट्यूड मोमेंट की तरह निकलता कि दो में से कोई एक फोर्स और उनके बीच का डिस्टेंस. यूनिट इज वंस अगेन सेम, न्यूटन मीटर, डाइन सेंटीमीटर. द लास्ट पार्ट कि देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ कपल. वंस क्लॉकवाइज कपल कि अगर कपल लगाने के बाद बॉडी को टेंडेंसी है क्लॉकवाइज घूमने की तो उसको बोलेंगे क्लॉकवाइज कपल. Clockwise couple will be always taken as positive. Anti-clockwise couple यानी कपल लगाने के बाद बॉडी अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है तो उसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज कपल. इट इज टेकन एज निगेटिव. कैरेक्टरिस्टिक्स उसी तरह है जैसे मोमेंट ऑफ फोर्स की थी कि इट इज अ पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस. दो फोर्सेस जो पैरेलल भी है, अनलाइक भी है और इक्वल भी है. इसका मोमेंट ऑफ कपल क्या होता, तो दो में से कोई एक फोर्स का मैग्नीट्यूड और उनके बीच का डिस्टेंस. दो तरह के कपल होंगे, क्लॉकवाइज कपल पॉजिटिव लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज कपल निगेटिव लेंगे.
और बॉडी का रोटेशन बैलेंस करना हो बिकॉज ऑफ कपल, तो एक दूसरा कपल लगाओ जिसका मैग्नीट्यूड उतना ही है और डायरेक्शन अपोजिट है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कपल भी थेरोटिकली एग्जाम में पूछे जाती। एक्सप्लेन कपल आए तो कपल की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ कपल, उसका यूनिट और कैरेक्टरिस्टिक्स इतना लिख के आना है, इतना कंपल्सरी पार्ट है। You can call me, you can mail me your difficulties on my WhatsApp number 9372643264. I request you to write down this theory. ये theory आप लिख लो ताकि आपके पास theory एग्जाम के पार्ट के हिसाब से रहेगी। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, on the same YouTube channel, Aneet Pendhari's YouTube channel, you will be now having a video on first unit of computer programming as far as Amravati University is concerned. Syllabus of Amravati University is concerned, probably number system, ये वो पार्ट जो normally C language के बाहर का है उस पे focused होगा. The next and the last video on first unit will have Varignon's theorem, types of load, types of support, analytical conditions of equilibrium, graphical conditions of equilibrium, Lami's theorem, and 3-force principle. Students, it is my genuine effort कि आपको बेनिफिट हो, आपके पास थ्योरी रहे पढ़ते समय, और उस थ्योरी को बताने के लिए ही मैं फर्स्ट यूनिट के 3 पीपीटी बेस्ड वीडियोस मैंने बनाए हैं आपके लिए। पहला आपने नॉर्मली देखा होगा, नहीं देखा हो तो आप देख सकते हो। दिस विल बी द सेकंड वन एंड द थर्ड विल फॉलो विथ ऑल दीज कंटेंट्स। थैंक यू।